प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे अरस्तु प्लेटो के आलोचक के रूप में। लेक्चर नंबर 81। बेटा कुछ दिनों से हम लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहे थे। हम अपने निजी कार्य में व्यस्त थे। हमें इस बात का दुख भी है कि लगभग 1 महीना हो गया हम आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स नहीं पढ़ा पा रहे थे। आज से हम पुनः इसकी शुरुआत करते हैं। तो हमने आपको राजनीति दर्शन के जनक प्लेटो के बारे में सबको समझा दिया। राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के बारे में सबको समझा दिया। आज प्लेटो और अरस्तु के ऊपर ये अंतिम लेक्चर है और लेक्चर का नाम क्या रखा है हमने? राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु ने प्लेटो के विचारों की किस रूप में आलोचना की है। नाम क्या दिया है? अरस्तु प्लेटो के आलोचक के रूप में। लेक्चर नंबर 81 नोट करेंगे। मतलब राजनीति दर्शन की जनक प्लेटो के दर्शन की, प्लेटो की राजनीतिक विचारधारा की जो आलोचना की है, वह आलोचना सबसे ज़्यादा प्लेटो के ही शिष्य अरस्तु के द्वारा की गई है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। मतलब प्लेटो की रचना जो रिपब्लिक है, प्लेटो की अंतिम रचना द लॉज है, रिपब्लिक और लॉज की आलोचना यदि सबसे ज़्यादा किसी ने की है तो वह प्लेटो के ही शिष्य अरस्तु के द्वारा की गई है। इसलिए हमने इस टॉपिक का नाम भी यही रखा है कि अरस्तु ने प्लेटो की आलोचना किस रूप में की है। तो सबसे पहले तो आप ये नोट करेंगे कि प्लेटो के राजनीतिक दर्शन की सबसे ज्यादा या कटु आलोचना अरस्तु के द्वारा ही की गई है। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अरस्तु के द्वारा प्लेटो की जो राजनीतिक विचारधारा है उसकी आलोचना की है, उसको हम 3 बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। 3 बिंदुओं को समझें उससे पहले एक विद्वान हैं बेकन। बेकन ने बड़ा अच्छा लिखा है बेटा। आप इसी सेंटेंस से सब कुछ समझ सकते हैं। क्या लिखा है बेकन ने? बेकन ने कहा है कि जो तुर्क मुसलमान हैं, मोमडन हैं, तुर्क मुसलमानों की तरह अरस्तु ने भी सोचा कि, नोट करना इसको पूरा, मैंने इसको शॉर्ट में लिखा है, आपको पूरा लिखना है। क्या? तुर्क मुसलमानों की तरह अरस्तु ने सोचा था कि अरस्तु कह रहे हैं, मैं सुरक्षित रूप में तब तक शासन नहीं कर सकता जब तक कि अपने भाई बंधुओं को मौत के घाट ना उतार दूं। बेकन कह रहे हैं ये बात किसके बारे में? अरस्तु के बारे में। अरस्तु ने ऐसा ही सोचा था, तुर्क मुसलमान की तरह। क्या सोचा था? कि जब तक मैं अपने भाई बंधुओं को मौत के घाट न उतार दूंगा तब तक सुरक्षित रूप में शासन नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अरस्तु सबसे पहले प्लेटो के राजनीतिक विचारों की ही आलोचना करता है। प्लेटो के विचारों को स्वीकार नहीं करता है। प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचार को स्वीकार नहीं करता है। प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद, प्लेटो के परिवार साम्यवाद, मतलब कंचन और कामिनी का जो त्याग करवाया था प्लेटो ने संरक्षक वर्ग से, अरस्तु ने कहा कि यह संभव हो ही नहीं सकता। जिस वस्तु को युगों युगों से मनुष्य प्रेम करता आया है उसका त्याग मनुष्य कर ही नहीं सकता है। प्लेटो संरक्षक वर्ग से, मतलब दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग से, 3 वर्ग बताए थे ना प्लेटो ने, दार्शनिक शासक वर्ग, सैनिक वर्ग, उत्पादक वर्ग। प्लेटो ने कहा था कि दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग जो है ना तो विवाह कर सकता है ना संपत्ति रख सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेटो ने साम्यवादी सिद्धांत दिया था, साम्यवाद का सिद्धांत दिया था और ये कहा था कि भाई दार्शनिक शासक वर्ग और सैनिक वर्ग है वो जो है कंचन और कामनी से दूर रहेगा। कंचन का मतलब महिला, कामनी मतलब कंचन का मतलब जो है सोना, मतलब संपत्ति, कामनी का मतलब महिला। कंचन और कामनी या जो है परिवार और संपत्ति से अलग रखता है। तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा जो आलोचना की है अरस्तु ने इसी विचार की है। प्लेटो के किस विचार की है? साम्यवाद संबंधी सिद्धांत की आलोचना की है और कहा है कि वास्तविक रूप में देखा जाए तो संपत्ति से और परिवार से इनको अलग नहीं किया जा सकता। और अगर हम युगों पुरानी बातें उठाकर देखें, अरस्तु कह रहे हैं तो कभी भी इनका त्याग नहीं किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अरस्तु ने प्लेटो के ही विचारों की आलोचना की है। इसको इस रूप में आपको समझना है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। बेकन कह रहे हैं कि तुर्क मुसलमानों की तरह अरस्तु ने सोचा कि मैं तब तक सुरक्षित रूप में शासन नहीं कर सकता जब तक कि अपने भाई बंधुओं को मौत के घाट ना उतार दूं।
तो यहाँ भाई बंधुओं को मौत के घाट उतारने का मतलब अरस्तु का ये है कि अरस्तु प्लेटो के विचारों को स्वीकार नहीं करता है। मतलब अरस्तु ने प्लेटो के चरणों में विद्याध्ययन किया, अरस्तु का गुरु प्लेटो था, इसके बावजूद भी प्लेटो की बातों को ये स्वीकार पूर्ण रूप में नहीं करता है। प्लेटो की सबसे ज़्यादा जो आलोचना की है वो अरस्तु ने की है, और अरस्तु ने सबसे ज़्यादा आलोचना प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद और परिवार साम्यवाद की आलोचना की है। चलिए, सबसे पहली जो आलोचना है वो है अरस्तु द्वारा रिपब्लिक के विचारों की आलोचना। जरा देखिएगा, राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु, प्लेटो के शिष्य अरस्तु, इसने पहली जो आलोचना की है वो क्या की है, अरस्तु के द्वारा रिपब्लिक के विचारों की आलोचना। मतलब प्लेटो की जो रचना रिपब्लिक है, रिपब्लिक का हिंदी अर्थ होता है आदर्श नागरिक राज्य व्यवस्था, तो रिपब्लिक के विचारों की सबसे ज़्यादा मतलब कटु आलोचना की है अरस्तु ने। दो रूपों में की है। क्या? एक तो पत्नियों के साम्यवाद संबंधी विचारों की आलोचना की है। मतलब अरस्तु ने सबसे पहले प्लेटो के पत्नियों के साम्यवाद की आलोचना की। कैसे की है? प्लेटो ने ये कहा था, क्या कहा था कि जो संरक्षक वर्ग है वो जो है स्थायी रूप में विवाह नहीं कर सकता, उत्पादक वर्ग स्थायी रूप में विवाह कर सकता है। मतलब दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग स्थायी रूप में विवाह नहीं कर सकेगा। इनमें एक प्रकार से सार्वजनिक उत्सव आयोजित किए जाएंगे और वहाँ पर संरक्षक वर्ग के महिला और पुरुषों को इकट्ठा किया जाएगा और अस्थायी रूप में विवाह संबंध होगा, मतलब क्षणिक यौन संबंध होगा, और उसके बाद में उनसे जो संतानें पैदा होंगी उन संतानों की परवरिश राज्य के द्वारा की जाएगी। मतलब दार्शनिक, शासक वर्ग, सैनिक वर्ग स्थायी रूप में विवाह नहीं कर सकता है, जबकि उत्पादक वर्ग स्थायी रूप में विवाह कर सकता है। और उनमें जो यौन संबंध होगा संरक्षक वर्ग के महिला और पुरुष में, वो एक प्रकार से सार्वजनिक उत्सव आयोजित किए जाएंगे। जैसे कि आज हमारे जो मेले होते हैं उसी तरीके से प्लेटो ने कहा है कि सार्वजनिक उत्सव आयोजित किए जाएंगे और उसमें जो है क्षणिक यौन संबंध जो है महिला और पुरुष में होगा, मतलब संरक्षक वर्ग के महिला और पुरुष में होगा। अब जरा देखिएगा, यहाँ कमी ये है कि प्लेटो ने ये कहा कि भाई वहाँ पर एक सक्षम पुरुष जितनी महिलाओं से यौन संबंध स्थापित करे उतनी उसे कर सकता है। तो इससे क्या कमी होगी? इससे कमी ये होगी कि नैतिक अराजकता फैल जाएगी। इसलिए अरस्तु ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि भाई प्लेटो की जो पत्नियों की व्यवस्था है, पत्नियों के साम्यवाद की व्यवस्था की गई है, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए अरस्तु ने इसकी कटु आलोचना की है। दूसरा, अरस्तु ने संपत्ति संबंधी विचार की आलोचना की। मतलब प्लेटो ने साम्यवाद को दो भागों में बांट दिया है, पत्नियों का या बीवियों का या महिलाओं का साम्यवाद, और दूसरा जो है संपत्ति का साम्यवाद। तो प्लेटो ने कहा है कि भाई जो संरक्षक वर्ग वो संपत्ति भी नहीं रख सकता। प्लेटो ने साफ कहा है कि संरक्षक वर्ग के पास तो केवल उतनी संपत्ति हो सकती है जितना कि उसको जीवन जीने के लिए अति आवश्यक हो। उसके पास अपना कोई जो है महल नहीं होगा, उसके पास अपना कोई बंगला नहीं होगा, उसके पास अपना कोई गोदाम नहीं होगा, उसके पास कोई सोना चांदी नहीं होगा, वो सोने चांदी को हाथ तक भी नहीं लगाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्लेटो ने जो है दार्शनिक, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग से संपत्ति का भी त्याग कराया है, उत्पादक वर्ग संपत्ति रख सकता है। तो अरस्तु ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और ये कहा कि जिनके पास संपत्ति नहीं होगी, जो संपत्ति को रखना नहीं जानते हैं, वो लोग देश को कैसे चलाएंगे? वो जो परिवार का बजट बनाना नहीं जानते हैं, वो देश का बजट कैसे बनाएंगे? तो डेफिनेटली अरस्तु ने जो है प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचारों की कटु आलोचना की है, क्योंकि साम्यवाद संबंधी विचारों को प्लेटो ने दो भागों में बांटा है, पत्नियों का साम्यवाद या महिलाओं का साम्यवाद, और दूसरा संपत्ति साम्यवाद। और अरस्तु ने कहा है कि भाई ये स्वीकार करने योग्य बात नहीं है। तो पहली जो आलोचना की है वो रिपब्लिक के विचारों की ये आलोचना है, मतलब साम्यवाद संबंधी सिद्धांत की आलोचना है। दूसरा क्या है बेटा? अरस्तु द्वारा दार्शनिक, शासक संबंधी विचार की आलोचना। प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक के अंतर्गत जिस आदर्श राज्य की स्थापना की बात की थी, उस आदर्श राज्य का जो शासक होगा वो दार्शनिक राजा होगा, और दार्शनिक राजा के ऊपर किसी भी रूप में संविधान और कानून का कोई प्रतिबंध नहीं होगा। प्लेटो कहते हैं कि दार्शनिक राजा अपने आप में पूर्ण रूप में ज्ञानी है, विद्वान है। प्लेटो अपनी रचना रिपब्लिक में ज्ञान के शासन की बात करता है, विवेक के शासन की बात करता है, ज्ञान की संप्रभुता की बात करता है, लेकिन अरस्तु विधि के शासन की बात करता है, कानून के शासन की बात करता है। और अरस्तु का कहना है कि किसी व्यक्ति विशेष के शासन से श्रेष्ठ कानून का शासन श्रेष्ठ होता है। इसलिए अरस्तु ने कानून का शासन श्रेष्ठ माना है, जबकि प्लेटो ने व्यक्ति विशेष का शासन श्रेष्ठ माना है। इसलिए अरस्तु ने
जो प्लेटो ने रिपब्लिक के अंतर्गत एक व्यक्ति विशेष या दार्शनिक राजा के शासन की बात की, उसको स्वीकार नहीं किया है। अरस्तु ने साफ कह दिया कि कानून का शासन व्यक्ति के शासन से श्रेष्ठ होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का शासन भावनाओं से, आवेश से, आवेग से, लोभ लालसा से प्रभावित होता है, जबकि कानून का शासन इनसे प्रभावित नहीं होता है। इसलिए अरस्तु ने कानून के शासन को श्रेष्ठ माना, व्यक्ति विशेष के शासन को स्वीकार नहीं किया। इस रूप में भी अरस्तु ने प्लेटो के विचारों की आलोचना की। तीसरा पॉइंट्स, अरस्तु द्वारा लॉज की आलोचना। देखो बेटा, लॉज क्या है? प्लेटो की अंतिम रचना का नाम लॉज है। जो प्लेटो अपनी रचना रिपब्लिक में दार्शनिक राजा के शासन की बात करता है, वह प्लेटो ही अपनी अंतिम रचना द लॉज के अंतर्गत कानून के शासन को स्वीकार करता है। और यहीं से अरस्तु अपने विचारों की शुरुआत करता है। मतलब कहा भी जाता है कि जहाँ पर प्लेटो अपने विचारों को समापन करता है, अपने विचारों को विराम देता है, वहीं से अरस्तु के विचारों की शुरुआत होती है। लेकिन इसके बावजूद भी अरस्तु ने प्लेटो के कुछ विचारों की लॉज के अंतर्गत भी आलोचना की है। कैसे? जैसे प्लेटो ने अपने रचना लॉज में संपत्ति के बारे में विचार स्पष्ट नहीं किए हैं। अरस्तु ने इसकी आलोचना की है कि भाई प्लेटो ने अपनी अंतिम रचना द लॉज के अंतर्गत संपत्ति के बारे में अपने विचार स्पष्ट नहीं किए हैं। इसके बाद में अरस्तु ने विदेश संबंधों की आवश्यकता एवं महत्व की उपेक्षा की है, इसकी भी चर्चा की है। मतलब अरस्तु ने कहा है कि भाई प्लेटो ने अपनी अंतिम रचना लॉज के अंतर्गत विदेश संबंधों, विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, विदेश संबंधों की आवश्यकता महत्व की उपेक्षा की। मतलब लॉज के अंतर्गत प्लेटो ने कहीं पर भी विदेश संबंधों की चर्चा नहीं की है। इस आधार पर भी अरस्तु ने प्लेटो के विचारों की आलोचना की है। तो आप इन 3 बिंदुओं के माध्यम से ये स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई प्लेटो की जो राजनीतिक विचारधारा है, प्लेटो का जो राजनीतिक दर्शन है, उसकी सबसे ज़्यादा यदि किसी ने आलोचना की है, सबसे ज़्यादा किसी ने कमी निकाली है, तो वह प्लेटो के ही शिष्य अरस्तु के द्वारा निकाली गई है। आप इन 3 बिंदुओं के माध्यम से सारी बात स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में किसी न किसी रूप में इसके बारे में हमने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में बहुत कुछ समझा दिया है। आज भी अंतिम लेक्चर है। अब आज हम जो है प्लेटो और अरस्तु के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष क्या निकालेंगे? 2 निष्कर्ष निकलते हैं इसमें। क्या निष्कर्ष निकलता है? पहला निष्कर्ष तो है कि प्रत्येक व्यक्ति या तो प्लेटोवादी है, अरस्तुवादी हो सकता है। अब जरा देखिएगा, पहला निष्कर्ष क्या निकलेगा? प्लेटो और अरस्तु का अध्ययन करने के बाद में, मतलब प्लेटो की रचना रिपब्लिक, अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स का जब हम डीपली अध्ययन करते हैं, गंभीरता से अध्ययन करते हैं, तो केवल 2 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला क्या निकलेगा? प्रत्येक व्यक्ति या तो प्लेटोवादी हो सकता है या अरस्तुवादी हो सकता है। क्या मतलब है इसका? कि कोई भी व्यक्ति हो या तो प्लेटोवादी या अरस्तुवादी है। क्या मतलब है? मतलब यदि कोई व्यक्ति कल्पना की बात करता है, यदि कोई व्यक्ति दर्शन की बात करता है, तो डेफिनेटली वो प्लेटो का अनुयायी है। और यदि कोई व्यक्ति तथ्यों की बात करता है, यथार्थ की बात करता है, वास्तविकता की बात करता है, व्यवहारिकता की बात करता है, व्यवहारिक जगत की बात करता है, तो वो अरस्तु का अनुयायी है। इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं, जो व्यक्ति मूल्यों की बात करता है, जो व्यक्ति कल्पना की बात करता है, वो प्लेटो का अनुकरण कर रहा है। और जो व्यक्ति तथ्यों की बात करता है, जो व्यक्ति यथार्थ की बात करता है, वह अरस्तु का अनुयायी है। तो आप देख सकते हैं प्लेटो और अरस्तु के बाद में जितने भी पश्चिमी राजनीतिक विचार को उभर कर सामने आए हैं, वो किसी न किसी रूप में या तो प्लेटो का अनुकरण कर रहे हैं या तो अरस्तु का अनुकरण कर रहे हैं। ये बात सबके ऊपर लागू होती है। दूसरा क्या है निष्कर्ष? अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है। अब जरा देखिएगा, दूसरा निष्कर्ष निकलता है कि भाई जो अरस्तु है सबसे बड़ा प्लेटोवादी है। मतलब एक तरफ ये कहा जाता है कि भाई प्लेटो की आलोचना अरस्तु ने जी भर के की है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है। मतलब प्लेटो ने जो कल्पना की बात की है, प्लेटो ने जिस आदर्श राज्य की बात की है, उस आदर्श राज्य को अरस्तु ने व्यवहारिक जगत में तथ्यों के आधार पर सत्य साबित करने का प्रयास किया है। लेकिन ये जो दोनों पक्ष हैं, ये जो दोनों निष्कर्ष हैं, वो एक पक्षीय हैं। मैंने यहाँ लिखा भी है, दोनों ही निष्कर्ष एक पक्षीय है, इनमें पूर्ण सत्यता नहीं है। क्यों? दोनों जो निष्कर्ष एक पक्षीय इसलिए है कि प्रत्येक व्यक्ति या तो प्लेटोवादी या अरस्तुवादी हो सकता है, ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। दूसरा, अरस्तु सबसे बड़ा प्लेटोवादी है, ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ
कि प्लेटो के कुछ विचारों को अरस्तु ने स्वीकार किया है, कुछ विचारों को स्वीकार नहीं किया है। इसलिए कहा जा सकता है कि ये दोनों के दोनों निष्कर्ष एक पक्षीय हैं। ठीक है बेटा। अब यहाँ पर हम तीन विद्वानों ने बड़ा अच्छा लिखा है। पहला है डैनिंग। डैनिंग कह रहे हैं प्लेटो कल्पना प्रधान व संश्लेषणात्मक है, अरस्तु यथार्थवादी व विश्लेषणात्मक है। जरा समझिएगा, प्लेटो क्या है? कल्पना प्रधान व संश्लेषणात्मक है। वैसे देखा जाए तो प्लेटो राजनीति दर्शन का जनक है। प्लेटो की जो पद्धति है वो जो है निगमनात्मक है। अरस्तु यथार्थवादी विश्लेषणात्मक है। वैसे भी देखा जाए तो जो है अरस्तु की जो पद्धति है वो आगमनात्मक है। अरस्तु तथ्यों की बात करता है, प्लेटो मूल्यों की बात करता है। अब अगला है विल ड्यूरां। इन्होंने क्या कहा है? अरस्तु को प्लेटो प्रिय है लेकिन सत्य उससे भी अधिक प्रिय है। विल ड्यूरां ने कहा है कि जो अरस्तु है, अरस्तु को प्लेटो प्रिय है, ये सत्य है। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई अरस्तु ने प्लेटो के सारे सिद्धांतों को ठुकरा दिया। नहीं 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 नहीं, अरस्तु को प्लेटो प्रिय है लेकिन सत्य उससे भी अधिक प्रिय। मतलब जो अरस्तु हैं उनको अपने गुरु से प्रेम है, अपने गुरु प्लेटो के कुछ विचारों को स्वीकार भी किया है, लेकिन अरस्तु की विशेषता क्या है कि सत्य उसको अपने गुरु से भी अधिक प्रिय है। किसको? अरस्तु को। और इबर्नस्टीन है, इबर्नस्टीन क्या कह रहे हैं? प्लेटो के विचारों की कमियों को सुधारने वाला उसका अपना शिष्य ही था। अब जरा देखिएगा, प्लेटो के विचारों की कमियों को सुधारने वाला उसका अपना शिष्य ही था। मतलब प्लेटो के विचारों में यदि कहीं कोई खामियां थी, कोई कमियां थी, कोई दोष थे, तो उनमें सुधार करने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वह उसका अपना शिष्य था। कौन था प्लेटो का शिष्य? अरस्तु। प्लेटो का गुरु कौन था? यस, सुकरात। सुकरात का शिष्य कौन है? प्लेटो। प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु। तो यहाँ इवांस्टीन ने बड़ा अच्छा कहा है कि भाई प्लेटो के विचारों में यदि कमियां थी, प्लेटो कल्पना की बात करते हैं, प्लेटो हमेशा हवाई यात्रा करते रहते हैं, प्लेटो हमेशा बादलों की यात्रा करते रहते हैं, प्लेटो के विचारों में आने को खामियां थी, तो प्लेटो के विचारों में जो कमियां थी, खामियां थी, उनको किसी ने यदि दूर किया है तो उसके शिष्य अरस्तु के द्वारा ही किया गया है। ये हो गया आज का हमारा जो है अरस्तु प्लेटो के आलोचक के रूप में, मतलब प्लेटो और अरस्तु के ऊपर ही हमारा अंतिम लेक्चर है। इसके बाद में अरस्तु के बाद की जो राजनीतिक विचारधारा है उसकी चर्चा हम कल से करेंगे। ठीक है बेटा, मुझे पूरा विश्वास है आज जो है आप प्लेटो के आलोचक के रूप में अरस्तु कैसे माने जाते हैं इसको 3 बिंदुओं के माध्यम से अच्छे से समझ जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।